तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो पल्लवन है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग अर्थ, परिभाषा, विशेषता और नियम, इसके बारे में बात हम लोग करने वाले हैं। अर्थ यानी कि उसको व्याख्या भी, पल्लवन यानी कि पल्लवन से कोई भी आप लोग को क्वेश्चन आता है तो आप लोग को यही सब लिखना है जो आज हम बताने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है सेमेस्टर 1 के लिए, जिनका पेपर एईसी पेपर हिंदी है, उन सभी स्टूडेंट के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पल्लवन के बारे में। पल्लवन किसी भाव का विस्तार है। पल्लवन किसी भाव का विस्तार है जो उसे समझने में सहायक सिद्ध होता है। विद्वान, संत, महात्मा आदि समाज शैली शब्दों का प्रयोग करते हुए ऐसी गंभीर बात कह देते हैं यानी कि महात्मा संत जो उनके लिए सहज और सरल होती है, पर सामान्य व्यक्ति के लिए उसके भाव को समझने में कठिनाइयाँ होती है। पर जो सामान्य व्यक्ति रहते हैं उनको उसकी बातों को समझने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। ऐसी वाक्यों का पल्लवन की सहायता से स्पष्ट किया जाता है। ऐसे सूत्रात्मक वाक्यों में वाक्यों के भाव को स्पष्ट प्रदान करने के लिए विस्तृत व्याख्या प्रस्तुति की जाती है। सूत्रवाक्य आदि का पल्लवन किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो देखने वाले हम लोग पल्लवन का अर्थ व परिभाषा देखेंगे हम लोग, यानी कि पल्लवन का अर्थ और परिभाषा को देखेंगे। तो देखिए, पल्लवन शब्द का शाब्दिक अर्थ है विस्तार या फैलाव। इसको विस्तार से समझिए, इसका अर्थ जो है सो विस्तार या फैलाव है। यह अंग्रेजी शब्द के एक्सपेंशन का प्रत्यय है। इसके अंतर्गत किसी शब्द का स्वीकृत, उदाहरण, लौकिक आदि की सहायता से विस्तृत प्रदान किया जाता है। यह संक्षेपण का विपरीत शब्द है। इसमें किसी विषय का विस्तृत विवेचना की जाती है ताकि वो सूत्र वाक्य में छिपे हुए गहन भाव को सरलता से पाठक में समझ प्रस्तुत किया जा सके। समझाने की प्रस्तुति किया जाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। गहन भावों को युक्त सूत्रात्मक वाक्य का विस्तार करना ही पल्लवन है। यानी कि गहन जितने भी कठिन से कठिन वर्ड होंगे, कठिन से कठिन जितने भी शब्द होंगे, उनको व्याख्या से विस्तार से समझाने की करना ही पल्लवन है। आगे देखते हैं हम लोग डॉक्टर नरेश मिश्र के शब्दों में, यानी कि डॉक्टर नरेश मिश्र के शब्दों में देखते हैं। किसी भाव सूत्रात्मक वाक्य को साधारण व्यक्ति के लिए बोधगम्य बनाने हेतु के लिए किए जाने वाले विस्तार को पल्लवन की संज्ञा दी जाती है। यानी कि किसी भी कठिन वाक्य को सरल वाक्य में विस्तार किया जाए, उसी को पल्लवन की संज्ञा दी जाती है। तो आगे की ओर हम लोग देख लेते हैं। पल्लवन और व्याख्या में अंतर देखेंगे, यानी कि पल्लवन और व्याख्या में अंतर देखने वाले। प्रथम दृष्टि में पल्लवन और व्याख्या एक दूसरे के प्राय प्रतीत होती है। यानी कि प्रथम दृष्टि में पल्लवन और व्याख्या एक दूसरे के प्राय प्रतीत होती है, परंतु दोनों की प्रायतः अंतर है। पल्लवन की नीति वाक्य, सूत्र वाक्य, लौकिक आदि के भाव का विस्तार होता है। इसके अलावे मूल भाव व प्रसंग का विस्तार किया जाता है। केवल मूल भाव प्रसंगों का विस्तार किया जाता है, जबकि व्याख्या मूल भाव व निहित प्रसंगों के विस्तार के साथ साथ उनकी आलोचना व टीका टिप्पणी की स्वतंत्रता होती है। परंतु वहाँ मूल भाव निहित प्रसंगों के विस्तार के साथ साथ उनकी आलोचना की टिप्पणी का स्वतंत्रता होती है। पल्लवन ऐसी स्वतंत्रता नहीं होती है।
पल्लवन में ऐसी स्वतंत्रता नहीं होती है। पल्लवन में संदर्भ व प्रसंग की योजना का महत्व होता है। पल्लवन में संदर्भ और प्रसंग की महत्व होता है, जबकि व्याख्या में विशेष तथ्यों को अलग स्पष्ट किया जाता है, तो परंतु व्याख्या में इसके विशेष तत्वों को अलग से स्पष्ट किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बात करते हैं पल्लवन की विशेषताएं या गुण के बारे में। तो हम लोग देखते हैं इसका पहला पॉइंट अस्पष्टता है। पल्लवन में दी गई विषय में अस्पष्ट का गुण अनिवार्य है। पल्लवन में दिए गए अस्पष्टता का गुण अनिवार्य है। अच्छी प्रकार से चिंतन मनन करने के बाद ऐसी रूपरेखा बनाई जाती है। अच्छी प्रकार से चिंतन मनन करने के बाद ऐसी रूपरेखा बनाई जाती है, मूल भाव को उदाहरण की सहायता से स्पष्ट किया जाता है, यानी कि मूल भाव के उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है, उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट किया जाता है। वहीं दूसरा हम लोग देख लेते हैं। अगला बात करने वाले हैं संक्षेपता के गुण के बारे में। यह सही है कि पल्लवन में सूत्र वाक्य का विस्तार किया जाता है। यह सही है कि पल्लवन में सूत्र वाक्य का विस्तार किया जाता है, लेकिन यह विस्तार अनावश्यक नहीं होना चाहिए। इसमें व्यर्थ टीका टिप्पणी और तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं होता है। इसमें व्यर्थ का टीका टिप्पणी का कोई स्थान नहीं होता है। विरोधी विचार उदाहरणों और तर्कों को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इसमें विरोधी विचार उदाहरणों और तर्क को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे, तीसरा पॉइंट है सरलता। पल्लवन में सरलता का गुण होना चाहिए। पल्लवन में सरलता का गुण होना चाहिए। छोटे छोटे सरल वाक्य और सटीक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। छोटे छोटे सरल वाक्य में सटीक वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। जानबूझकर अलंकारों का कोई उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें क्योंकि इसमें व्यर्थ का विस्तार तो होता है, साथ ही पाठकों के लिए पल्लवन कठिन हो जाता है और पल्लवन का मुख्य उद्देश्य खो जाता है और पल्लवन का जो मूल उद्देश्य है वो खो जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अगला पॉइंट। तो देखिए अगला जो है सो पल्लवन की प्रक्रिया और नियम के बारे में। तो इसका हम फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं। जिस नीति वाक्य, सूत्र वाक्य, लौकिक आदि का पल्लवन हो, उस पर अच्छे से विचार करते हुए उसका भाव अच्छे से समझ लेना चाहिए। जिस नीति वाक्य, सूत्र वाक्य, लौकिक आदि का पल्लवन करना हो, उस पर अच्छे से विचार कर लेना चाहिए, उसका भाव अच्छे से समझ लेना चाहिए। प्रत्येक शब्द के अर्थ को भली प्रकार से समझ लेनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक शब्द को भली प्रकार से समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से, तथा उससे संबंधित उदाहरण सोच लेना चाहिए। कि जो भी आप शब्द या तो वाक्य बोल रहे हैं उसका उदाहरण भी आप लोग को सोच के बोलना चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे दूसरा पॉइंट है मूल भाव के साथ साथ सहयोगी विचारों को महत्व देना चाहिए। यदि आवश्यक प्रतीत हो तो उन्हें किसी कागज पर लिख लेना चाहिए, ताकि एक व्यवस्थित क्रम में उन्हें पल्लवन में स्थान दिया जा सके, अच्छे क्रम में पल्लवन में स्थान दिया जा सके। अनावश्यक विचारों को छोड़कर उपयोगी विचारों का पल्लवन में स्थान देना चाहिए। अनावश्यक विचारों को छोड़कर आवश्यक विचारों को पल्लवन में स्थान देना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं पल्लवन के लिए एक प्रारूप मन में तैयार कर लेना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य में केंद्रित भाव के साथ साथ सहयोगी भावों को स्थान देना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों में सहयोगी भावों को स्थान देना चाहिए। और वही चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं हम लोग। अगला जो है जो पल्लवन करते समय आकार शब्द सीमा को ध्यान रखना चाहिए। यह सही है कि पल्लवन में हम दी गई लौकिक सूत्र वाक्य आदि का विस्तार करते हैं, लेकिन यह विस्तार अनावश्यक नहीं होना चाहिए। पल्लवन के आकार का कोई निश्चित नियम तो नहीं है। पर इसे 150 से 250 शब्दों के बीच रहना चाहिए, या तो फिर 150 से 250 शब्दों के बीच इसको अच्छा माना जाता है।
तो अगर जितने ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।